कैसे करूं? मैं साथियों सभी को शीश झुका करके आपको प्रणाम करता हूं। आप इसको उठाकर बाहर फेंको, बंदे को। जो नहीं मान रहा है तो उठाओ। नहीं नहीं, यहां खड़े हैं, मैंने 4 बार कह लिया इसको, ये मान नहीं रहा। जो आदमी नहीं सुनना चाहता उसको सुनाने के लिए दूसरे शब्द हैं। यहां इतनी फोर्स लगी हुई है, अगर वो नहीं सुनना चाहता तो उसे और बाहर जगह पड़ी है खाली। 1 बार कह दिया, 4 बार कह दिया। अगर सुनना नहीं चाहता, इतना प्यार मुझे नहीं चाहिए जो सोना कानों को पढ़ दे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, यहां तक का प्यार तो चलेगा कि सोना श्रृंगार करे, लेकिन जब तक हम डेकोरम और अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, भले मुझे बार बार कहना पड़े, मुझे बार बार कहना ना पड़े, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, मैं 15-20 मिनट में अपनी बात को क्लोज कर सकता हूं। आप इतनी दूर दूर से चल के आए, आप लोगों को बाहर जाकर के क्या कहना है, बस यही शब्द मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा भाषण नहीं है, कुछ सवालों के जवाब हैं। अगर मैं सवाल करूं, आप हाथ ही ला करके जवाब ना दें, मैं समझूंगा ये ढोकर लाई हुई भीड़ है। साथियों, हमारे यहां एक भी पैसा, मैं अपने परिवार की कसम उठा करके कह सकता हूं कि एक भी पैसा मेरे परिवार की तरफ से इस भीड़ में बैठे हुए मेरे प्यारे से प्यारे पिता समान भाई और बुजुर्ग जो यहां आए हैं, वो अपने परिवार के पैसे खर्च करके यहां तक आए हैं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए आपको जाकर के क्या कहना है, वो हाथ हां में या ना में जरूर ही लाएंगे। मेरा पहला सवाल है, आप सब बताएंगे हाथ हां में या ना में, कि अगर कोई आपसे 1 बार, 2 बार, 3 बार झूठ बोल जाए, क्या आप चौथी बार भी उसे मौका देंगे? लोगों को पता नहीं लगा मैंने क्या कहा। लोगों को पता नहीं लगा मैंने क्या कहा। मैंने पूछा, कोई आपसे 1 बार, 2 बार, 3 बार झूठ बोल जाए, क्या आप चौथी बार भी उसको आजमाएंगे? नहीं आजमाएंगे। तो फिर ईमानदारी से आप ये बताएं, जिन क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, महारानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, मैनावती घोड़ों की टापों से कुचल करके मार दिए गए, हमारे इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस का 5 एकड़ का घर, साथियों मैं देख के आया। 5 एकड़ के घर को छोड़ करके, आईएफएस की नौकरी छोड़ करके, जिस व्यक्ति ने जंगलों की खाक इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जब छावनियां की छावनियां अंग्रेजों की नेस्ता नबूद की, तब कहीं जाकर के ये देश आजाद हुआ। तब अंग्रेज डरे थे। ऊधम सिंह कंबोज ने जनरल डायर को 1919 की जलियांवाला बाग की घटना के बदले में जब 2 साल तक उसके घर में रोटियां पकाई और अपना गुस्सा पालता रहा, उसे जाकर के असेंबली हॉल में ठोका, तब अंग्रेज डरे थे। लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगड़ा लाठियों की मार से साथियों मौके के ऊपर दम तोड़ गए। तब अंग्रेजों को डराने के लिए जनता आक्रोशित हुई थी। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, जिन लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए, तब साथियों ये जनता आक्रोशित हुई थी। तब कहिए देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के कुछ दिन पहले एक परिवार की वजह से इस देश का बंटाधार हुआ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप समझते होंगे वो कौन लोग हैं जिसकी वजह से देश को इतनी चोट पहुंची।
अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बरती। बताओ भाई हिंदुस्तानियों, तुम्हारा नेता हिंदू या मुसलमान, चारों ओर से 13 सूबे थे, 13 के 13 वोट सरदार पटेल के पक्ष में आए थे। हमारा नेता सरदार पटेल। लेकिन बदकिस्मती दोस्तों, महात्मा गांधी जी की क्या मजबूरी थी भगवान जाने, लेकिन वो बनाना जवाहरलाल को चाहते थे, जिसके कपड़े पेरिस धुलते थे, जिसका गरीबी से दूर दूर वास्ता नहीं था, जिसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे कि मैं भी देशभगत हूं। अगर आप बनाना चाहते हो सरदार पटेल को, मैं देश के टुकड़े नहीं चाहता। अगर आप जवाहरलाल को बनाएंगे, मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए। साथियों देखिए बदकिस्मती, महात्मा गांधी जी ने पटेल को कहा, पटेल जी अपना नाम वापस ले लो। एक त्याग की मूर्ति जैसा जनाब का आदेश, और दूसरा पल्ला करके खड़ा हो गया कि मैं बनूंगा, चाहे एक दिन के लिए बनाओ। जिन्ना ने कहा एक दिन छोड़िए, मैं 1 घंटे के भी लिए आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथियों, एक व्यक्ति के स्वार्थ ने करोड़ों लोग गदर की भेंट चढ़े, देश के टुकड़े 2 हुए। आज 1 रुपए में से 50 पैसे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में खत्म हो जाते हैं, जिससे इस देश का निर्माण होना था, जिससे इस देश का विकास होना था। लेकिन बदकिस्मती साथियों, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस देश के मुखिया बन गए। नारा लगा, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। नारा लगा, देश का किसान बचाओ। आज साथियों 5वीं पीढ़ी, राहुल गांधी भी वही भाषण दे रहा है, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। साथियों, देश की 72 साल की आजादी में एक पार्टी 55 साल राज करती है, जनता उनको 12 मौके देती है, 12 बार सरकार कांग्रेस पार्टी चलाती है। जिस पार्टी को आपने 12 मौके दिए, साथियों देश ला करके भूखे नंगों की लाइन में खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस के योद्धा एक एक हल्के में 5-5 डंड फेल रहे हैं। हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। अरे भाइयों, आप लोगों ने उनको यह पूछना है कि तुमको 12 मौके दिए, 12 मौकों में आपने इस बैकवर्ड समाज को तो 12% पे 52 की बजाय 12% पे लाके खड़ा कर दिया, और फिर भाषण दे रहे हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार ने हमारे हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री दिए, भजनलाल, बंसीलाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा। एक ही समाज से तीनों मुख्यमंत्रियों ने जम करके परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। और साथियों दूसरा एक परिवार और है यहां पर, जो भाषण दे रहा है भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार, घर से 10 व्यक्ति परिवार के निकलते हैं भ्रष्टाचार पे भाषण देने के लिए। भ्रष्टाचार पे भाषण देने के लिए घर से लेडीज एंड जेंट्स 10 व्यक्ति। देखिए कमाल कि भ्रष्टाचार में आधा कुनबा अंदर पड़ा, बाकी के लोग आय से अधिक संपत्ति में अंदर जाने वाले हो रहे, और भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे और जनता तालियां पीट रही है। देखिए कमाल साथियों, 2 मुख्यमंत्री उन लोगों ने दिए, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा का क्या किया, ये बताने के लिए साथियों मैं आज आपके बीच में आया हूं। ये बताने के लिए जब मैं किसी गांव में जाता हूं, तब मेरे रास्ते रोके जाते हैं। राजकुमार सैनी यहां नहीं आना चाहिए। राजकुमार सैनी हरियाणा में हुए तांडव का जिक्र ना करे, हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो किया गया भेदभाव है उसका खुलासा ना करे। अरे साथियों, इस देश के अंदर
हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है। हम मानते हैं कि एक समाज के लोग 5 मुख्यमंत्री हमारे सर के ताज रहे। हमारे सर के ताजों ने हमारे लिए क्या किया, ये खुलासा साथियों, जब भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को आरक्षित लिस्ट में डलवा दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद उसे खारिज कर दिया, लेकिन इन 6 सालों में 38,000 नौकरियां सेंटर की आपके हिस्से की और लगभग लाखों नौकरियां 9 राज्यों में गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद खारिज किया, उसके बाद क्या हरियाणा का हाल हुआ। लड़ाई तो कुर्सी की थी कि कुर्सी मुख्यमंत्री की हमारे पास रहनी चाहिए, लेकिन आरक्षण का नाम लेकर के जो हरियाणा का हाल, एक बार हरियाणा 1990 में जलाया गया कि बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अब ये हरियाणा जलाया गया 2016 में कि ये आरक्षण हमें ही मिलना चाहिए। साथियों, बदकिस्मती देखिए, एक एक घर, एक एक दुकान छांट छांट करके जलाई। आपके सामने बहन बेटियों के साथ रेप हुए, सड़कें जाम रही, लोग मौके के ऊपर पेशेंट दम तोड़ गए, बरातें रुकी खड़ी रही, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। लेकिन यह साबित करके दिखाया कि आप लोग कुछ नहीं हो। हम जो चाहें, हम आसमान रोक सकते हैं, हम जहाज रोक सकते हैं, हम रेल रोक सकते हैं, हम साथियों नहर रोक सकते हैं, हम सांस भी रोक सकते हैं, आपकी सांस भी रोक सकते हैं। साथियों, इस व्यवस्था का कहीं ना कहीं हमारे 5 मुख्यमंत्रियों का मेन रोल, सत्ता में चूर वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके मनोहर लाल खट्टर को। 6 महीने भगवत दयाल शर्मा रहे, कान पकड़ के उतार दिया। 2 साल बनारसी दास गुप्ता रहे, उनके ऊपर गोली दाग दी गई। उनको हटाने के लिए राव बरिंदर सिंह ले आए, उसको 10 महीने में हटा दिया। 52 साल के हरियाणा में 3.5 साल वो और 3.5 साल मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री। ये खट्टर पट्टर कहां से बन गया? ये पाकिस्तानी सा जहां से निकला वहीं घुसेड़ करके आंठ लगाएं, ये मुख्यमंत्री के बेटे बोलने, इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए और क्या हो सकता है। साथियों, वो जो मर्जी बोल दें, वो जो मर्जी बोल दें, इकट्ठे हो जाओ भाइयों, फिर पीएम भी मारा, सीएम भी मारा, वो जो मर्जी बोल दें, लोहा टाटा का, जूता बाटा का, और छोरा भाई तो मैंने तो नहीं कहा ये बात। देखिए, हम समभाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी को साथ लेकर के चलूंगा। उन जाट भाइयों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि साथियों, मैंने इस तिरस्कार की एक पहली कड़ी, इसकी पहली बानगी मैंने बंसीलाल के पास, जब मैं मंत्री था, पहली बानगी मैंने बंसीलाल के पास देखी थी। आपके सामने जब उसको अपने से बाहर निकलने की नीयत नहीं थी, तो 3.5 साल देख करके हमने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा नहीं जा सका, उसे जब विधानसभा नहीं गया तो ओम प्रकाश चौटाला को बनाने वाले भी हम हैं। साथियों, जब भेदभाव देखा तो वो उसका भी गुरु निकला। साथियों, उससे भी ज्यादा जब भेदभाव देखा, वहां भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अगले दिन ओम प्रकाश चौटाला ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। साथियों, भगवान जानता है, उसकी सरकार बन गई और बनती सरकार उसने क्या किया, विजिलेंस डिपार्टमेंट को ऑर्डर कर दिए कि मुझे महीने के अंदर साथियों ये राजकुमार अंदर चाहिए। और भगवान जानता है दोस्तों, 8 सेलर पोल्ट्री भट्ठे फैक्ट्री की सब कागज उठा लेके 2.5 साल की इंक्वायरी के बाद विजिलेंस के आईजी एमएस मलिक, उस बेचारे की मैं पीठ पीछे धन्यवाद करता हूं, बोलिया सैनी साहब समझौता कर ले,
नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरी इंक्वायरी में कोई चोरी? बोला भाई चोरी तो कोई नहीं है, पर मुझे नौकरी करनी है, मेरे को तो अंदर करने के आदेश हैं। साथियों, भगवान जानता है 4 साल तक वो भी भुगता। मैंने कहा भाई मेरे पास बेकसूर होकर किसी के पैरों पे मत्था नहीं रगड़ा जा सकता, मेरी आत्मा गड़ जाएगी। आपको अंदर करना तो अंदर कर दे। रे भाइयों, इस डिसोटे और संकट में पक पक करके ये मिट्टी आज इस तरह की, जिस तरह खंगर ईंट बन जाती है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये शरीर ऐसा बन चुका है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते साथियों वो दिन भी देखे जिनके सर पे हम ताज रखें, वो हमें मिटाने के लिए हर चाल चलें। आज उस चाल का जवाब परमात्मा ने दिया। राजकुमार सैनी को यहां बहुत सारे भाई कुरुक्षेत्र के बैठे और पूरा ये बैकवर्ड समाज ज्यादातर यहां आज आया हुआ है। मेरी आप सब बैकवर्ड भाइयों के साथ साथ उस ब्राह्मण समाज, मणिया समाज जो 36 बरादरी के लोग हैं, मेरा उनके श्री चरणों में नतमस्तक हूं। साथियों, जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी को बनाया सांसद और जेल में गया ओम प्रकाश चौटाला, स्वर्ग और नरक यही है। साथियों, आपसे विनती करना चाहता हूं, यही बीजेपी जिस बैकवर्ड समाज ने इस दादागिरी के खिलाफ बीजेपी को, साथियों इस बैकवर्ड समाज ने तो 90% वोट दिया। अगर हमारे बैकवर्ड समाज के 52% वोट हैं तो हमने लगभग 47-48% वोट, 5-4% छोड़ करके सारे के सारे वोट बीजेपी को दिए। लेकिन जो बीज भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बोया था कि मैं लंबी राजनीति करूंगा और चौटाला से सारे जाट छीन करके आरक्षण के नाम पर अपने साथ जोड़ लूंगा, उसका वो सपना उस व्यक्ति ने इस पार सारे प्रदेश का माहौल खराब कर दिया। अब तो सीडी से उसके आदमियों के नाम साफ जाहिर हो चुके हैं कि हरियाणा किसने जलाया। और साथियों, विनती करना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि जिस सरकार को हमने 90% वोट दिए, वो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 मार्च 2015 को आपके सामने आया, उसके बाद जो हरियाणा का हाल हुआ, डरती हुई सरकार बौनी बनकर के उनको आरक्षण देने लगी। जिसको सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण दे नहीं सकते, उसको इतनी बड़ी पार्टी जिसके पास 338 एमपी है, अरे वो घुटनों के बल उनके आगे रेंग जाए। मेरी क्या औकात है साथियों, मैं मर मर के आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे भाइयों, ये गरीबी आपने नहीं देख रखी, मैंने भी देख रखी। इतनी बड़ी पार्टी डर सकती है, मेरी क्या औकात है। उनको आरक्षण देने के वायदे करती है, आपकी खिलाफत करती है। आपका कोई हक छीन ले जाए, आपकी कोई गर्दन काट ले जाए, और आप मुझे कुरुक्षेत्र जैसी धरती जहां भगवान कृष्ण ने भी न्याय और अन्याय का बिगुल साथियों 1 इंच के लिए अपने भाइयों के लिए कि 1 इंच ना दूं, सुई की नोक भी ना दूं, पूरा भारतवर्ष दिया। साथियों, भगवान कृष्ण जिस धरती पे लड़ाई लड़े, आपने मुझे वहां एमपी बनाया। आपके साथ कोई खिलवाड़ करे और मैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहूं, साथियों मैं थूकता भी नहीं ऐसी राजनीति के ऊपर जहां आपका कोई गल काट ले जाए। 3 बार सत्ता में आया, 3 बार सत्ता साथियों आप पे कुर्बान कर दी। जब जब भेदभाव देखा, सामने डट करके मुकाबला किया। आज
हमारी बताई हुई स्कीम को आज केंद्र सरकार भी एक्सेप्ट करने लग गई है, जिसको 4 साल पहले मैंने कहा था। साथियों, 4 साल पहले मैंने कहा था कि आज देश में कहीं मराठे, कहीं पटेल, कहीं कापू, कहीं जाट आरक्षण मांग रहे हैं। क्यों ना जनसंख्या के अनुपात में सभी जातियां जब हम तोड़ नहीं सके, सभी जातियां जब देख देख करके पार्टियां टिकटें देती हैं, जब सभी जातियों के एमपी एमएलए, जिन आदमियों का जिन बरादरियों के एमएलए एमपी अफसर नहीं है, आखिर उनके हितों की सुरक्षा कौन करेगा? क्यों ना इस देश के अंदर जनसंख्या के अनुपात में जो संविधान में लिख रखा है, जनसंख्या के अनुपात में 100% आरक्षण सभी जातियों को कर दिया जाए, जैसे आज सिक्किम में है। कितने भाई हैं इस बात का? जिस प्रकार सिक्किम इसी देश का राज्य है, आज सिक्किम में 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में सभी बरादरियों का है। कितने लोग चाहते हैं कि सभी बरादरियों का हिस्सा सबको मिलना चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बताएं। कोई ऐसा भी व्यक्ति बैठा है जो ये कहे कि हमारे को मिले और किसी को ना मिले? ऐसा भी कोई व्यक्ति बैठा है क्या? नहीं बैठा ना। एक परिवार में एक नौकरी। लोग सोचते हैं भाषण दे करके लोगों को ठग लें। साथियों, भले मैं 2 लाख की ना दे सकूं, 1 लाख की ना दे सकूं, 60% जनता जो हमारी गरीब तबका है, किसान और मजदूर, 60% तबका किसान और मजदूर है। इसी मनरेगा स्कीम को मैं 100 दिन की बजाय 300 दिन चलाऊंगा, और 300 दिन में छोटे किसान और सारे मजदूर 250-300 रुपये देगी सरकार, और इतने पैसे देगा वो जो लेगा काम खेत में है। सड़कों पर बेले बिठा करके खैरात देने से साथियों देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम सबको इस देश का निर्माण करना है। 20% लोग कारोबारी हैं दोस्तों, 20% लोग कारोबारी हैं, 20-25% बच्चे बेरोजगार हैं। मैं साथियों आप सभी को समभाव समानता के लिए आमंत्रित करता हूं। मित्रों, अगर एक परिवार में एक बच्चे का रोजगार चाहिए, 15-20 हजार मिनिमम से स्टार्ट करके जहां तक भी जाने के लिए साथियों मेरा प्रयास रहेगा। एक घर के अंदर एक बच्चे को एडजस्ट करके दिखाऊंगा। ये मेरिट की किताबें, जिसने 10वीं पास करी, बीए पास करी, पीएचडी एमफिल पास करी, जिस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी, पीछा हटाने के लिए मेरिट के कायदे नहीं खोल लेंगे। अगर कोई ड्राइवर चाहिए, अच्छी गाड़ी चला सकता है, रोड रूल पढ़ सकता है, 8वीं-10वीं पास है, उसे जरूर मौका देंगे। जो भाई पुलिस में भर्ती हो सकता है, इस देश के अंदर साथियों हमारे पुलिस ने जो इंसाफ दिलाना होता है, एक थानेदार 5 मिनट में जो इंसाफ दिला सकता है, वो 20 साल कचहरियों में धक्के खाने के बाद भी नहीं मिलता। आखिर फिर पुलिस के पास आना पड़ता है। मेरी इन सब भाइयों से विनती है, जो इंसाफ के लिए आप मारे फिरते हो, मैं इससे 3 गुणी पुलिस और जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके लोग तनख्वाह ले रहे हैं, उन भाइयों के बराबर इनको साथ में खड़ा करेंगे, ताकि इंसाफ के लिए कोई बपोती ना हो। विनती करना चाहूंगा, आज देश के अंदर साथियों बहुत सारे लोग आपको झूठ बोल करके ठगने के चक्कर में घूम रहे हैं। मैं ठगी के लिए साथियों राजनीति नहीं करता। मेरा विषय राजनीति, मेरी दुकानदारी नहीं है। अरे जो गरीबी आपने देखी, मैं शायद आपने मेरे जैसी गरीबी ना देखी हो। अरे मेरे पिता के पास तो 1 इंच जमीन नहीं थी जब मैं पैदा हुआ।
मैं इत्मीनान से साथियों कहता हूं, फट्टे का पजामा अगर घिस गया, नाड़ा बदल के अम्मा ने उसको दे दिया या टक्की लगा करके स्कूल में गए हम। हमें यह भी मालूम है साथियों कि 2 अन्ने की फीस लाला की बही में लिखी जाती थी, 2 रुपए सैकड़े का सूद उस पे चलता था, फसल में अदा होता था। साथियों, बदकिस्मती ये समझे कि परिवार में कोई पढ़ा लिखा ना होने की वजह से, पढ़ाई की अहमियत ना होते हुए मेरे पिताजी 10वीं के बाद कहने लगे, भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, आप अपना हल जोतो। मैं आप सबकी हजूरी में साथियों भगवान से डर के कहता हूं, पूरी रात मैंने हल जोता, तब मैं स्कूल में गया, तब मैं कॉलेज में गया, सारी रात हल जोतने के बाद। और मैं विनती करना चाहूंगा दोस्तों, मुझे पता था बीए के बाद हमें किसी ने नौकरी नहीं लगाना, एक ट्रैक्टर से भाड़ा करने लगे, उस शेल्टर लगाया। पानीपत में सांसद राजकुमार सैनी रैली को संबोधित कर रहे हैं और रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वो सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने की राजनीति करना चाहते हैं और उनका साथ देने की ज़रूरत उन लोगों को है। इसके साथ ही तमाम वादे किए हैं, तमाम बातों के जरिए उन्होंने बताया कि क्या उनका विजन है, क्या वो सोचते हैं और किस तरह की विचारधारा है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सभी को साथ लेकर अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages,